हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज डेट 27 सितंबर 2020। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। हाल ही में अस्तित्व में आए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अजय सक्सेना, रविंद्र कुमार, गोपाल शाह या सुरेश चंद्र शर्मा। आपका राइट ऑप्शन भी यही है, सुरेश चंद्र शर्मा। देखिए 25 सितंबर 2020 से देश में चिकित्सा शिक्षा और व्यवसाय के शीर्ष नियामक के तौर पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन अस्तित्व में आ गया है। इस आयोग ने भारतीय चिकित्सा परिषद यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना मुख्यतः चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक सरकारी कदम के तौर पर की गई है। इससे पूर्व सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण भारतीय शिक्षा परिषद यानी कि एमसीआई को समाप्त करने का निर्णय लिया था। एमसीआई की स्थापना 1934 में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1933 के तहत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में चिकित्सा योग्यता को मान्यता देने के लिए समान मानक स्थापित करना था, यानी कि सेम स्टैंडर्ड स्थापित करना था। ठीक है। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के ईएनटी विभाग के पूर्व प्रमुख डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को 3 वर्ष के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधारों के प्रावधान वाले राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम को राष्ट्रपति ने पिछले 8 अगस्त को मंजूरी दी थी। इसे भी आप याद भी रखेंगे और नोट डाउन भी करेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में 4 अलग स्वायत्त बोर्ड शामिल होंगे: स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड और एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। भारत जापान की सेनाओं के मध्य आयोजित किया जा रहा जिमैक्स 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास है। एक वायुसेना अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है, सशस्त्र बलों का अभ्यास है या थल सैनिक अभ्यास है। आपका राइट ऑप्शन है इसमें नौसैनिक अभ्यास है। देखिए 26 से 28 सितंबर के बीच में उत्तरी अरब सागर में जापान भारत के मध्य में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिमैक्स का आयोजन किया जा रहा है। यह इस अभ्यास का चौथा संस्करण होगा। ठीक है। नौसैनिक अभ्यास द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। 2018 में इसके तीसरे संस्करण को भारत में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। भारत और जापान के मध्य 2012 में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ जिमैक्स श्रृंखलाओं की शुरुआत की थी। कोविड-19 के मद्देनज़र 3 दिनों तक चलने वाले जिमैक्स 20 का आयोजन नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली फॉर्मेट के आधार पर आयोजित किया जा रहा है। युद्धपोत चेन्नई, तेग तारक और फ्लीट टैंकर दीपक भारत का नेतृत्व करेंगे और जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के कागा और इकाजुची युद्धपोत ड्रिल में भाग लेंगे। इन्हें भी आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। फेम इंडिया योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? इलेक्ट्रिक वाहनों से, संगीत प्रशिक्षण से, अंतरिक्ष शिक्षा से या स्वरोजगार से? आपका राइट ऑप्शन है इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों से। देखिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है और फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत इसमें सरकार ने महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, चंडीगढ़ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 670 इलेक्ट्रॉनिक बसों और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर में 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी हाल ही में दी गई है। भारत सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना एवं वाहनों से प्रदूषक उत्सर्जन की समस्या से निपटना है। भारत सरकार के भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत भारी उद्योग विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज अप्रैल 2015 से ही फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम यानी कि फेम इंडिया योजना का संचालन कर रहा है ताकि देश में इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहनों के अपनाए जाने को प्रोत्साहित किया जा सके। वर्तमान में फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को 3 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है। इसे कुल 10,000 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के साथ में 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी किया गया था। इसे आप याद भी रखेंगे और नोट डाउन भी करेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाना था? दिल्ली, हैदराबाद, गोवा एवं इंदौर। आपका राइट ऑप्शन है इसमें गोवा में। देखिए गोवा में 20 से 28 सितंबर को आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें चरण को अगले वर्ष जनवरी माह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि महोत्सव को स्थगित करने के निर्णय देश में कोरोना वायरस महामारी के तीव्र प्रसार के मद्देनजर लिया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1952 में की गई थी। पहली बार इस महोत्सव का आयोजन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संरक्षण में भारत सरकार के फिल्म डिवीजन के द्वारा किया गया था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्देश्य फिल्म बनाने की कला की उत्कृष्टता को प्रस्तुत करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी।
हाल ही में किए गए श्रम सुधारों के अनुसार प्रतिमाह कितना वेतन पाने वाले श्रमिक प्रवासी श्रमिक की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे? 18,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक, 18,000 रुपये प्रतिमाह से कम, सिर्फ 18,000 रुपये प्रतिमाह या उपरोक्त सभी। आपका राइट ऑप्शन है इसमें 18,000 रुपये प्रतिमाह से कम। देखिए, हाल ही में 23 सितंबर 2020 को संसद ने 3 श्रम संहिता यानी कि लेबर कोड्स पारित किए हैं और लोकसभा ने 22 सितंबर को इन्हें पारित कर दिया था। श्रम मंत्री के अनुसार सामाजिक सुरक्षा संहिता व्यापक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को शामिल करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। इसमें भवन निर्माण श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ईपीएफओ, ईएसआईसी, मातृत्व लाभ, ग्रेजुएटी, सामाजिक सुरक्षा निधि से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। इस सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का उद्देश्य प्रधानमंत्री की सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण का क्रियान्वयन करना है। इसमें अलग अलग प्रावधान हैं, इन प्रावधानों की भी अपन बात कर लेते हैं। अगर किसी कर्मी की नौकरी छूट जाए तो दोबारा रोजगार हासिल करने की संभावना बढ़ाने के उद्देश्य से इस संहिता में रीस्किलिंग फंड का प्रावधान किया गया है। इन श्रमिकों को इस उद्देश्य के लिए 15 दिन का वेतन दिया जाएगा। इस संहिता में कोविड-19 के परिदृश्य में प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करने का भी एक विशेष प्रावधान किया गया है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को व्यापक इसमें सरकार के द्वारा बनाया गया है। अब 18,000 रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले और एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने वाले सभी श्रमिक इस प्रवासी श्रम की परिभाषा में शामिल होंगे और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी प्राप्त करेंगे। इस नई श्रम संहिता के तहत नियोक्ताओं को प्रवासी श्रमिकों को वर्ष में एक बार अपने मूल स्थान पर जाने के लिए यात्रा भत्ता भी देना होगा। कुल 29 श्रम कानूनों के समामेलन और व्यापक विचार विमर्श के बाद में, व्यापक परामर्श के बाद में यह नई श्रम संहिता तैयार की गई है। इसे आप याद रखेंगे, आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में मध्य प्रदेश में किस जिले में सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की आधारशिला रखी गई है? इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर या होशंगाबाद? आपका राइट ऑप्शन है इसमें ग्वालियर में। देखिए, ग्वालियर मध्य प्रदेश में सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की आधारशिला का उद्घाटन DEPWD सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आयोजित एक समारोह में किया गया है। वर्तमान में विकलांग व्यक्ति के लिए देश में कोई प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित केंद्र विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। साथ ही केंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए विकलांगों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सुविधाएं भी प्रदान करेगा। 28 फरवरी 2019 को मध्य प्रदेश ग्वालियर में सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की स्थापना को केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया गया था। केंद्र को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया जाएगा। केंद्र के समग्र अधीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए DEPWD सचिव की अध्यक्षता में एक शासी निकाय का गठन भी किया गया है। ठीक है, बात आई है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की। तो यह जो मंत्रालय है समाज से वंचित और हाशिए के वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार होता है। इसका वर्तमान में नेतृत्व थावरचंद गहलोत कर रहे हैं। इसके 2 प्रमुख विभाग होते हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और विकलांग व्यक्तियों दिव्यांगजनों के अधिकारिता का विभाग। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, बांग्लादेशी सरकार किस एक स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर एक फिल्म बनाने जा रही है? खुदीराम बोस, प्रीतिलता वाडेकर, सुभाष चंद्र बोस या सूर्य सेन? आपका राइट ऑप्शन है इसमें प्रीतिलता वाडेकर। देखिए, बांग्लादेश की सरकार भारतीय उपमहाद्वीप की पहली बंगाली महिला क्रांतिकारी राष्ट्रपिता प्रीतिलता वाडेकर के जीवन पर एक फिल्म बनाएगी। फिल्म भालोबाशा प्रीतिलता सेलिना हुसैन के उपन्यास पर आधारित होगी। इनका जन्म 5 मई 1911 को बांग्लादेश के चटगांव में हुआ था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह सूर्य सेन और निर्मल सेन जैसे बांग्ला स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हो गई थी और प्रीतिलता वाडेकर की बुद्धिमत्ता और प्रयास ने चटगांव विद्रोह को सफल बनाने में मदद की है। चटगांव आर्मी रेड आपसे आपकी विगत परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे और नोट डाउन भी करेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, नाडा द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित किए गए खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर का संबंध किस खेल से है? टेनिस से, बास्केटबॉल से, हॉकी से या तीरंदाजी से? आपका राइट ऑप्शन है इसमें बास्केटबॉल से। देखिए, भारतीय बास्केटबॉल टीम के पूर्व कप्तान है अर्शप्रीत सिंह भुल्लर। ये डोप पॉजिटिव पाए गए हैं और नाडा ने उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अर्शप्रीत का नाडा ने लुधियाना में हुई राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान सैंपल लिया था। उनके सैंपल में स्टिमुलेंट डाईमिथाइल पेंटाइल अमीन पाया गया है। बात कर लेते हैं नाडा की। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा का फुल फॉर्म होता है is the national organization responsible for promoting, coordinating and monitoring the doping control program in sports in all its forms in India। इसका मोटो है प्ले फेयर। फॉर्मेशन हुई थी इसकी नवंबर 24, 2005 को। इतना भी आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, किस एक मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी ने भारत के खिलाफ एक पूर्वव्यापी टैक्सेशन मामले में केस जीता है? वोडाफोन, एयरटेल, जियो या आइडिया? आपका राइट ऑप्शन है इसमें वोडाफोन ने। देखिए, हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा है कि भारत ने 2007 के सौदे के लिए वोडाफोन समूह पर पूंजीगत लाभ और रोक कर के रूप में 22,100 करोड़ रुपए के पूर्वव्यापी मांग उचित और न्यायसंगत उपचार की गारंटी के उल्लंघन में है। अदालत ने
भारत से वोडाफोन समूह के खिलाफ कर की मांग को आगे नहीं बढ़ाने के लिए भी कहा है। पूर्वव्यापी कराधान एक देश को कुछ उत्पादों, वस्तुओं या सेवाओं और सौदों पर कर लगाने के लिए एक नियम पारित करने की अनुमति देता है और कंपनियों को उस तारीख से पीछे कर लगाता है जिस दिन कानून पारित किया जाता है। देशों ने इस मार्ग का उपयोग अपनी कराधान नीतियों में किसी भी तरह की विसंगतियों को ठीक करने के लिए किया है जो अतीत में कंपनियों को इस तरह की खामियों का फायदा उठाने की अनुमति देता है, जबकि सरकारें अक्सर मौजूदा कानूनों को स्पष्ट करने के लिए कराधान कानूनों में एक पूर्वव्यापी संशोधन का उपयोग करती हैं या उन कंपनियों को नुकसान पहुंचाता है जिन्होंने जानबूझकर या अनजाने में कर नियमों की अलग अलग व्याख्या की थी। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है? गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार या झारखंड? आपका राइट ऑप्शन है इसमें मध्य प्रदेश के द्वारा। देखिए, इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में रहने वाले किसानों को सरकार द्वारा 2 किस्तों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2020 के अंतर्गत आर्थिक सहायता सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचाएगी सरकार, और जिससे कि उनकी परिस्थितियों में सुधार आए। इस योजना की खास बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत उन किसानों को लाभ की राशि पहुंचाई जाएगी जो कि पीएम किसान सम्मान निधि से पहले से जुड़े हुए हैं। वह सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि से जो जुड़े हुए हैं, इस योजना के लिए अलग से आवेदन करने की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के राशि के साथ साथ इस योजना की राशि भी सरकार के द्वारा डाली जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 2,000 रुपये की 2 किस्तें किसान के सीधे खाते में पहुंचाई जाएंगी। अब किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये और किसान कल्याण योजना के 4,000 रुपये को मिलाकर के किसानों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की सहायता सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी, जिसमें कि 6,000 रुपये केंद्र सरकार के द्वारा और 4,000 रुपये राज्य सरकार मध्य प्रदेश के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट डाउन भी करेंगे, ठीक है। कल के लिए आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर देख लेते हैं। आईपीएल में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी या केएल राहुल? इसका आपका राइट ऑप्शन था केएल राहुल। देखिए, पंजाब के कप्तान हैं केएल राहुल। ये आईपीएल में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। आईपीएल में 60 पारियों में यह कारनामा उन्होंने किया है। आईपीएल में सबसे तेज 2,000 रन बनाने का रिकॉर्ड अभी वर्तमान में क्रिस गेल के नाम पर है। गेल ने यह 48 पारी में यह कारनामा किया था। आईपीएल में सबसे तेज 2,000 रन बनाने का इससे पहले रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था। सचिन ने 63 पारियों में यह कारनामा किया था। आज के लिए दोस्तों आपका प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया है? 74वें, 75वें, 76वें या 78वें? मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूँगा दोस्तों कि जब भी आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो जितना हो सके उतना डिटेल में लिखने का प्रयास इसे किया कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार आप डिटेल में से लिख देंगे तो दोबारा आप फिर कोई भी उसे भूलेंगे नहीं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।